भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन बिल्कुल पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, ऐसे दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नई पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कला साधना के माध्यम से एक विशेष पहचान बनाई है, एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं, उनका भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही उम्दा रंगकर्मी और टीवी और फिल्म जगत का एक चर्चित चेहरा। जी, मैं बात कर रहा हूं श्री राकेश श्रीवास्तव जी की। राकेश श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। उम्मीद करते हैं सर कि कोरोना काल में सपरिवार पूरी तरह सुरक्षित होंगे आप। जी हाँ, हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और घर में ही व्यस्त हैं। बहुत उम्दा सर। हमारे दर्शकों को जब पता चला कि आप आने वाले हैं तो सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपकी बड़ी अच्छी यात्रा है और भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ तो बहुत सारी अनगिनत स्मृतियां हैं आपकी। तो इस यात्रा से जुड़ने के लिए, इसको विस्तार से जानने के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। तो पुनः आपका हार्दिक स्वागत। क्रमवार तरीके से बढ़ेंगे सर आपकी इस रोचक यात्रा को जानने की दिशा में। पिताजी भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत रहे लंबे समय तक और उसी का परिणाम रहा कि तमाम राज्यों में आपकी यात्रा रही, तमाम शहर आपने घूमे। अलग अलग तरह के माहौल में रहने की वजह से आपकी जो ऑब्जर्वेशन क्षमता थी वो बड़ी कमाल की रही। पटना में आप रहे सर जब पहली बार रंगमंच से जुड़ना हुआ, तो वो कैसा संयोग बना जब पहली बार रंगमंच को करीब से जान सके या उसके प्रति आकर्षण हुआ आपका? दो बातें हैं कि बचपन में हमारे पास रेडियो ही हुआ करता था, टेलीविजन तो था नहीं उस जमाने में। जी जी। तो हमारे घर में मर्फी रेडियो हुआ करता था, बड़ा वाला। जी 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 जी। ये कि मर्फी रेडियो में मेरे पिताजी को गाना सुनने का बड़ा शौक था, तो वो बिनाका गीतमाला वगैरह और जो भी प्रोग्राम्स, देवकी नंदन पांडे जी का समाचार वगैरह आता था उस समय, वो सब सुनते थे हम। जी जी। मैं बैठ करके ये हमेशा सोचता था कि यार इतने बड़े बक्से में आदमी आ कैसे जाता है, बोल कैसे, आवाज कहाँ से आ रही है। एक दिन मैं अपने इसी जिज्ञासा को मतलब शांत करने के लिए मैंने धीरे से वो रेडियो उठा के नीचे रखा और एक गत्ते का जो ढक्कन होता है ना, उसको पेज द्वारा खोलने की कोशिश कर रहा था और लगभग खुल सा गया था तो ताड़ से एक पड़ा। क्या कर रहे हो? मम्मी थी। जी जी। मैंने कहा तुम रेडियो खराब कर रहे हो। देखा वो आवाज जो आती कहाँ से आती वो देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। पापा ने सुन लिया तो पापा ने कहा छोड़ दो, मैं मुझसे एक बार दो बार सवाल कर चुका है ये। मुझसे कहा कि बेटा ये एक ऑल इंडिया रेडियो होता है जहां से ये सारी चीजें जो है ना तार के द्वारा आती हैं, हम तक पहुंचती हैं। मैं बड़ा क्यूरियस हो गया। उस दौरान मैं विद्याविथी नर्सरी स्कूल में पढ़ता था। वहां पे हर फ्राइडे सैटरडे को सेकेंड हाफ में नाटक और रविंद्र संगीत हुआ करते थे। उस समय एक नाटक में मुझे एक क्या कहना चाहिए, दरबान का रोल दिया गया। जी जी। और मैं दरबान का रोल करता था। मेरी इच्छा होती थी कि यार मैं भी राजा का रोल करूं, जिसके बगल में मैं खड़ा हूं। ऊपर वाले से बोला कि भाई हो सके तो मुझसे एक बार एक मौका। बीमार पड़ जाए। पता नहीं कैसे मेरे ऊपर वाले ने सुन ली जी। तो अगले फ्राइडे को वो नहीं आया। जी जी। तो वहाँ
अरफा तफरी हो गई कि भाई क्या करें, राजा तो आया नहीं है, कौन करेगा कौन करेगा। मैंने कहा मैं करूं। ऊपर से नीचे तक उन्होंने मुझे देखा और हंसे। तुम करोगे? बंगला आती है? मैंने कहा हाँ मैंने उसके संवाद याद किए हैं। अच्छा चलो सुनाओ। मैंने सुनाया, आश्चर्य हुआ उन्हें। उन्होंने कहा चलो चलो राजा मिल गया, राजा मिल गया। और उस फ्राइडे को मैंने पहला शो किया राजा के तौर पर, और काफी सराहना मिली मुझे। जी जी। तो वो मेरा पहला नाटक था। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था उस समय। जी 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 जी। जैसा कि मैंने रेडियो के बारे में बताया था, जी जी। एक और कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि मेरे जो पड़ोसी थे वो 4 बैचलर्स थे साउथ इंडियन, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। जी जी। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि ये ऑल इंडिया रेडियो से आवाज आती, यहाँ से आती है तार से, ऐसे वैसे होता है। जी जी। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उनसे बात करूं। तो मैंने कहा जाके अंकल वो कैसे होता है, क्या होता है? तो बोले तुझे देखना है? हमने कहा हाँ। हमारे तो सैटरडे संडे मतलब संडे को छुट्टी होती थी। जी जी। उन दिनों वहां पे पटना रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम आता था, जी जी। बाल भारती, जिसमें बच्चों जय हिंद, भैया जय हिंद, दीदी जय हिंद प्रोग्राम चलता था। जी उसमें जी। छोटे छोटे बच्चे होते थे, भैया दीदी बैठते थे, सवालात होते थे, जवाब देते थे बाहर के लोगों के चीजें। जी जी। पहली बार मैंने एक उस तरीके का लाइव प्रोग्राम देखा, जी जी। और मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था वो। जी। फिर उन्होंने मुझे घुमाया पूरा, और बाहर निकला तो मैंने उनसे कहा एक बार मैं क्या उसमें कुछ बोल सकता हूँ? तो ये सिलसिला शुरू हुआ रेडियो का, जी। और हर इतवार को मैं जाने लगा, और 4-5 इतवार के बाद मुझे एक चुटकुला पढ़ने के लिए दिया गया। होता है ना कि ये चिट्ठी भेजी है झुमरी तलैया से फला फला ने, और जी जी जी। है। तो जी मुझे जी। एक चुटकुला पढ़ने का मौका मिला, और मैंने बड़े मजाहिया तरीके से पढ़ा, और उस दिन मुझे 5 रुपए मिले। अरे वाह, पहली कमाई। वो मेरी पहली कमाई। इस तरह से रेडियो और कह सकते हैं नाटक का सिलसिला पटना में उस उम्र में शुरू हुआ। तो फिर आकाशवाणी में सर आना जाना लगा रहा, मतलब वहां पे जाते रहते थे शोज करने हाँ, के मैं लिए? जाता था, बच्चा था। हाँ, लेकिन वही उसी बाल भारती प्रोग्राम में जाता था मैं। जी जी। और उसके बाद पापा का ट्रांसफर हो गया अहमदाबाद, वहां पहुंच गया, थोड़ा बड़ा हो गया था। वहां पर भाषा की समस्या थी, गुजराती। लेकिन वहां पे जो कुछ प्रोग्राम्स होते थे ना, वो जैसे युववाणी टाइप के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें कुछ बड़े सेलिब्रिटीज उस जमाने में जो होते थे ना, जैसे कोई एसपी सिटी है, उनका इंटरव्यू करने का यंगस्टर्स को मौका दिया जाता था। वो भी मैंने वहां किया। उस तरीके से मेरा सिलसिला चलता रहा। थोड़ा बहुत गुजराती आ गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि पापा रिजर्व बैंक में थे। वहां पे पैट्रिक मार्क्स एंड पार्टी एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी जो प्रोग्राम करते थे। जी जी जी। उनकी जिनकी थी वो पार्टी, उनमें से एक कलाकार जो थी वो पापा की स्टेनो थी। जी जी। और एनुअल फंक्शन में वहां पे हुआ, तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो अलग से क्या करोगे? तो मैंने वही स्टैंड अप कॉमेडी जैसी 3-4 वही जो चुटकुले जो उस जमाने के थे ना, वो मैंने बनाए, और मैंने वहां पे 4-5 चुटकुले स्टेज पे पेश किया। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि एक बच्चा कर रहा है। तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप के साथ जोड़ लिया। जहां जहां उनका प्रोग्राम होता था, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे लेके जाते थे। अरे वाह। वो कॉल्ड मतलब वही स्टैंड अप कॉमेडी में करता था। अब कुछ अंकल लोगों ने अपने घर के मोहल्ले का प्रोग्राम में बुलाना शुरू कर दिया। कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन मेरे लिए उस समय पैसा उतना अहमियत नहीं रखता था जितना कि शोहरत, लोगों की प्रशंसा, जितना कि लोगों की तालियां, लोगों की वाहवाही, वो मायने रखता था। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, आगे बढ़ा। फिर लखनऊ आए, फिर गुवाहाटी चले गए, फिर कुछ तो अहमदाबाद में सर, अहमदाबाद में भी कुछ रंगमंच करना हुआ क्या? हाँ, मैं सेंट्रल स्कूल में वहां गया,
केंद्र अच्छा। विद्यालय में गया। जी तो जी। केंद्र विद्यालय में भी ये स्कूल्स में सैटरडे को सेकंड हाफ में ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, तो वहां पर मैंने नाटकों में भाग लेना शुरू किया स्कूल के। जी 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 जी। और अच्छा मजा आता था, करते रहते थे वहाँ। तो पिताजी का ट्रांसफर फिर लखनऊ कब हुआ सर, किस सन में? फिर जब मैं ग्रेजुएशन के समय में आया तो नहीं, हाँ, उससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय एएमसी सेंटर लखनऊ में जब ट्रांसफर हुआ तो वहां आया, लास्ट ईयर किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से। अच्छा। तब तक अच्छा। पापा को समझ में आ गया था, वो जैसे होता है ना कि कायस्थ परिवार के दो लड़के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। तो छोटा वाला तो लायक निकल गया, लेकिन बड़े वाले के साथ वो बात नहीं हुई। उस जमाने में कहा जाता था कि मलमल में टाट का पैबंद हो गया है। आज जो भी हूं मैं अपने पापा मम्मी की वजह से। कारण ये कि पापा ने पूछा ग्रेजुएशन के बाद बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने बताया मैं अभिनय करना चाहता हूँ, कला के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, थिएटर करना चाहता हूँ, फिल्म्स करना चाहता हूँ। तो पापा ने मुझसे कहा कि अगर करना है तो आज हर चीज की प्रोफेशनल स्टडी होती है। जी जी। मैंने बताया पापा यहाँ पे भारतीय नाट्य अकेडमी है, भारतीय नाट्य केंद्र 1 साल का होता था। जी 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 जी। तो मैं वहाँ दाखिला लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भी फील्ड में काम करो मैं तुमसे एक स्टैंडर्ड की उम्मीद करता हूँ। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कोशिश की। उस जमाने में 1 साल का कोर्स होता था भारतीय नाट्य केंद्र पे। 1980 में मैंने एडमिशन लिया, और जब मेरा कोर्स पूरा होने लगा, 1 साल पूरा होने लगा, वो भारतीय नाट्य अकेडमी बन गया। अकेडमी बन गया। भारतीय नाट्य अकेडमी की तो आपकी एक बड़ी रोचक यात्रा है, आपके नाम से एक बड़ा रोचक इतिहास दर्ज है वहां पे, कि आप एक तो आपके ही टेन्योर में आप जब वहां पढ़ रहे थे उसी दौरान बीएनके से बीएनए हुआ, केंद्र से अकादमी बना, और उस अकादमी की आप पहले टॉपर रहे, ये भी रिकॉर्ड आपके नाम है। उसी साल बीएनए 2 साल का हुआ। तो ये जो एक यात्रा आपने तय की सर 2 वर्षों की भारतीय नाट्य अकादमी में, कि प्रवेश तो बीएनके में किए लेकिन निकले बीएनए के हो करके, और टॉपर बन के निकले वहां से। उसके बाद की भी यात्रा में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 2 वर्ष रहे वहां पे, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा, क्या क्या अनुभव रहा वहां के टीचर्स और सारे लोगों का? उस समय हमारे गुरु पद्मश्री राज बिसारिया साहब डायरेक्टर थे। जब पहला साल था मेरा, उस समय अनुपम खेर साहब थे मेरे टीचर, और हेमेंद्र भाटिया साहब मेरे टीचर थे, और बहुत गुणी लोग थे। और हम जितने भी विद्यार्थी थे ना उस समय, हमारे अंदर वही थे, जुनून था सीखने का, पाने का जुनून था, और इन तीनों के पास देने के लिए बहुत कुछ था। बहुत कुछ था। हाँ, तो एक तरीके के ना, जिस तरह से कहते हैं ना, गुरुकुल परंपरा जिस तरीके की होती थी ना, हम लोगों ने, हमारी परवरिश बतौर कलाकार उन 2 सालों में गुरुकुल परंपरा के तरह से हुई। जी जी। हम लोग डांट भी सुनते थे, नाराज भी होते थे, क्योंकि हम गलती करते थे, लेकिन हम लोग उसे ना बड़े अच्छे से लेते थे। हाँ सॉरी सर, और मुस्कुरा के लेते थे, हाँ भाई गलती हो गई, क्या करें। इससे क्या होता था मालूम है? देखो, मेरा ये मानना है, देने वाला सबको देता है, लेकिन जब तक पाने वाला पाने की उतनी लालसा और इच्छा नहीं रखेगा, तब तक देने वाले की सारी चीजें बेकार हो जाती है। बिल्कुल सही। वो तो सभी को एक जैसा देता है। मेडिकल कॉलेज में सारे बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो टीचर्स सबको देते ही है ना। प्रोफेशनल्स क्यों कहलाते हैं? कि उनके साथ ज्ञान के साथ साथ तजुर्बा भी होता है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे भाटिया साहब, खेर साहब और राज बिसारिया साहब, इन सब के पास ज्ञान के साथ साथ जीवन का और प्रोफेशनल तजुर्बा जो था वो हमसे शेयर करते थे। तो हम ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करते थे। और मैं एक बात कहूंगा
कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो उसके पीछे मेरे माता पिता का सहयोग और मेरे गुरुओं के साथ जो मैंने समय बिताया, भारतेंदु नाट्य अकेडमी से मैंने सीखा है, वो एक सबसे बड़ा कारण है मेरी यहाँ तक की यात्रा की सफलता के। क्या बात है। जैसा कि अभी तुमने कहा, मैं पहले बैच का टॉपर हूँ। उसी समय इंटर्नशिप शुरू हुआ था। जी 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 जी। तो मैं पहला इंटर्न भी हूँ। उस समय सर कितने इंटर्न चुने जाते थे? उस समय 2 इंटर्न चुने जाते थे। जी जी। जो पहले और दूसरे पोजीशन पे होता था। जी जी। लेकिन मंजरी सेकंड पोजीशन पे थी, मंजरी शंकर। जी जी। वो चली गई एनएसडी। तो गौतम सिद्धार्थ हमारे मित्र थे, जो हमारे क्लासमेट थे। जी जी। वो मेरे साथ सेकंड इंटर्न थे। अरे वाह। एक बात और कहना चाहूंगा। जी जी। साल भर फ्रीलांसिंग के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, साल भर फ्रीलांसिंग के बाद मुझे भारतेंदु नाट्य अकेडमी में पढ़ाने के लिए बुलाया गया। तो क्या बात है। उस हैसियत से मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी के, भारतेंदु नाट्य अकेडमी का पहला छात्र जिसको प्रशिक्षण का वहां पे मौका मिला, वो सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ। क्या बात है सर, बहुत उम्दा। सर मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, 84 से 86, 84 से 86, 2 साल आप वहां लेक्चरर रहे। और मुझे लगता है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वहीं का पास आउट कोई वहां पे एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया। तो वो एक कैसा अनुभव था सर? जी। ऐसा है कि अक्रॉस द टेबल जब एक विद्यार्थी जाता है, जी जी, तब उसकी परेशानियां और वो शब्द जो उधर बैठ के सीखता है ना, जी जी जी, उसके लिए उनको उसी तरीके से इलैबोरेट करना थोड़ी सी समस्या होती है। जी, और दूसरी बात ये थी कि उन्हीं लोगों के साथ मैं इंटर्न होकर के 1 साल के बाद निकला था। जी, और जी, 1 साल बाहर काम करके आया था। कुछ लोग तो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं थे। अरे राकेश जी बैठिए ना, क्या है। जी जी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उस 2 साल के दौरान, और जो 1 साल और बीता था मेरा, मैंने चिल्ड्रन सेंटर वर्कशॉप्स काफी किए और यहाँ पे पढ़ाया। उन दोनों चीजों ने मुझे कहीं ज्यादा बेहतर अभिनेता बनाया। जी जी जी, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को कन्विंस करना, मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम होता है। जी जी जी। और अगर आप बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आप ऑडियंस को भी कन्विंस कर सकते हैं। कर सकते हैं। सर ये हमारे सेशन में चित्रा मोहन मैम और अतुल श्रीवास्तव जी भी आए, तो क्या वो आपके स्टूडेंट रहे हैं सर? हाँ। अच्छा। अरुण त्रिवेदी भी। अच्छा, अरुण त्रिवेदी जी भी। जी जी। वो सब एक साल के गैप में थे। जी जी जी। 86 तक मेरे ख्याल से अतुल 84-86 में था। उससे पहले मेरे जस्ट जूनियर जो थे अरुण त्रिवेदी थे। जी जी। चित्रा थी, ऐसे। तो उन दिनों सर बीएनए कहाँ हुआ करता था सर? वो लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल होता था, वो गवर्नर्स हाउस के पीछे। जी 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 जी, वहां था। फिर वहां से वो शिफ्ट हुआ था महानगर में, छन्नीलाल चौराहा के पास। जी 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 जी। और तब हम लोगों ने एक सामान, एक चीजें, किताबें लाइब्रेरी के वो पर्दों में बांध करके, चादरों में बांध करके, और एक तरीके से वहां पे ले जाकर के हम ही लोगों ने नए सिरे से सारी चीजों को, शर्मा जी हमारे, मैंने वो अकाउंटेंट हुआ करते थे, हरि प्रकाश थे जो रिटायर हो गए अभी, उन दिनों हुआ करते थे। इन सब लोगों के सहयोग से हम सब लोगों ने मिल करके पूरा का पूरा शिफ्ट किया था। जी जी। सर आपके इस जो ये एक व्यक्तित्व निर्माण रहा आपका बीएनए में आने के पहले और बीएनए से पास आउट होने के बाद,
या इंटर्नशिप करने के दौरान भी। तो आपको लगता है सर ये जो 3 साल रहे ये जीवन के बड़े निर्णायक वर्ष रहे जिसने चीजों को देखने का नजरिया बदला? बिल्कुल। ऐसा था कि जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं वीएनए में आने से पहले एक और चीज जो मैं रेडियो के बारे में पूछा था, जी जी, वहां पे हरबंस जायसवाल जी का लखनऊ में एक इकलौता प्राइवेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। अच्छा। हाँ, वहां मुझे मौका मिला क्योंकि मैं आकाशवाणी में जाया करता था, वहां भी युवाणी के प्रोग्राम करता था। जी जी। तो वहां मुझे मौका मिला हरबंस जायसवाल जी से मिलने का। उन दिनों प्रोग्राम आया करते ना, हवा महल, उसके बाद रमई काका का आता था ना, बहरे बाबा, इस तरीके के प्रोग्राम में, पत्थर बोल उठे, इस तरीके के प्रोग्राम में मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें काम किया करता था। अच्छा अच्छा। वहां पे संतराम शुक्ला जी थे। अब चूंकि ये ऑडियो का माध्यम था, जनरली क्या होती थी हम लोगों की कई लफ्ज जो होते थे वो सही नहीं होते थे, तो संतराम शुक्ला जी ने मेरी काफी मदद की हमारे अल्फाजों को सही करने में। तो वो काम भी मैंने उस दौरान किया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी। जी जी जी। जब और थिएटर, मैंने कोई थिएटर उस तरीके से नहीं कर रहा था मैं, जी जी, लेकिन जब भारतीय नाट्य अकेडमी में एडमिशन हुआ तो ऐसा होता है ना कि आपको लगता है, आप जिस उम्र में होते हो ना, आपको लगता है क्या अब तो हो गया। जी जी। जब पहला साल कंप्लीट हुआ तब समझ में, अरे यार 1 साल गुजर गया। बहुत बहुत, अरे यार ये है, हम जो सोच रहे थे वो नहीं है। जी जी। जब दूसरा साल गुजरा तो आपको आपकी और गलत फहमी दूर हुई। जी जी। और जब तीसरा साल गुजरा तो आपको लगा नहीं भाई, जिस क्षेत्र में आप काम करने जाना चाहते हैं ना, क्योंकि आप तो नए नए जीवन को जीना चाहते हैं वहां जाकर के बतौर अभिनेता। बहुत कुछ अथाह समुद्र है आपके सीखने के लिए वहां पे। जी जी जी। तो ये अपने बारे में जो एक गलत फहमी थी वो दूर हुई, और उसने और जिज्ञासा पैदा की कि आप और सीखें और जानें और समझें। जी जी। तो जैसा कि मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो 3 साल भारतीय नाट्य अकेडमी के मेरे वो हैं जिनकी बदौलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। जी जी। तो अकादमी में 3 वर्ष इस रूप में बीते सर, उसके बाद 1 साल आपने फ्रीलांसिंग की, फिर 2 साल आप एज ए लेक्चरर रहे। उसके बाद की राह कैसी रही सर? लखनऊ को आपने बाय बाय क्यों कह दिया? नहीं, ऐसा हुआ कि जब मैं वही 86 की बात है और मैंने बतौर टीचर FTII में फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया। अच्छा। और मेरा दाखिला हो गया फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स में। एक नजर तो उधर भी रखता था ना मैं, तो मैं वहां गया, 2.25 महीने का था तब तो। वो सुबह फिल्म देखता था, रात को फिल्म देखता था, डिस्कशन होता था, ये होता था, सारी चीजें हुई 3 महीने। जी जी जी। जब कोर्स खत्म होने को आया तब मन में एक सवाल उठा, अंदर से आवाज आई कि भाई राकेश श्रीवास्तव, तुम तो अभिनेता बनने निकले थे, तो तुम्हें ये तय करना है इस मुकाम पे तुम्हें करना क्या है जीवन में। जी जी। तो अंदर से आवाज आई भाई अभिनेता ही बनना है। जी। तो अंदर से भी आवाज आई कि भाई पुणे से मुंबई पास में है, रुक उधर कर लो। और जिस 3 साल की बात कर रहे हैं ना, मैं वहां रहा, 1 साल फ्रीलांसिंग किया, तो उस दौरान मैंने वहां टेलीविजन किया, थिएटर किया, बच्चों के साथ चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स अलग अलग जगहों पे किया। तो कहते हैं ना कि एक लेवल पे वहां पे सुपर सैचुरेशन के लेवल पे मैं आ चुका था। जी जी जी। अब जीवन में आगे उस उम्र में और आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा ने मुझे मतलब कहा कि भाई यहाँ आ जाओ, और मैं यहाँ आ गया। तब से सतत प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास का जो फल है जिसका श्रेय मैं बार बार अपने माता पिता और भारतीय नाट्य अकेडमी और मेरे टीचर्स को देता हूँ यहाँ तक पहुंचने में, वो आपके सामने है। तो सर आपकी कॉमिक टाइमिंग के सभी कायल हैं,
आप घर घर में आप एक बहुत ही, हालांकि जर्नी तो बड़ी रोचक रही है, लेकिन एक किरदार ऐसा, लल्लन जी, लल्लन जी को ऐसा घर घर में आप ऐसे लोकप्रिय हुए कि आज भी लोग, आपका एक संवाद बड़ा पॉपुलर है कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। तो ये लापतागंज की जो यात्रा तो ये लापतागंज की जो यात्रा रही सर, या यूं कह लें कि आपकी जो एक कॉमिक टाइमिंग, एक अलग तरीके की कॉमिक टाइमिंग, मतलब आपने कॉमेडी को भी एक अलग परिभाषा दी है। तो ये व्यवहार में कैसे आया कि आप कुछ भी ऐसे मतलब गंभीर भी खड़े तो लोगों को हंसी आ जाती थी, इस तरीके का हो गया? जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत ही तो मैंने कॉमेडी से की थी, अगर कहो तो। जी जी। जो जब अहमदाबाद गया था पापा के साथ, तो वहां पे जो मैंने स्टैंड अप, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह करना शुरू किया था, अपने अपने चुटकुले वगैरह बना करके, तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। लेकिन भारतेंदु नाट्य अकेडमी में आने के बाद सही मायनों में, जो मैंने कहा ना, अभिनय क्या होता है, कॉमेडी क्या चीज होती है और संजीदगी क्या चीज होती है, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आई। तो जब मैं विद्यार्थी था भारतीय नाट्य अकेडमी में, तो मैंने मॉलियर का एक प्ले अनुपम खेर साहब ने करवाया था, आदाब अर्ज है, डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वो एक कॉमेडी प्ले था। तो उन्होंने समझाया कि किस तरीके से आप संवादों को लेते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या टाइमिंग क्या चीज होती है। जी जी जी। भाटिया साहब के साथ खड़कू सिंह नन्नू नाई किया, वो भी एक कॉमेडी प्ले था। उसमें भी मैंने और गौतम ने बड़ा अच्छा किरदार किया था। मैंने नन्नू नाई का रोल किया था। तो तब समझ में आया कि टाइमिंग क्या चीज होती है, संवाद किस तरीके से बोले जाते हैं, जी जी, अपने हाव भाव किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। जी जी। उसी समय हमने मैन विदाउट शैडोज किया था अनुपम खेर साहब के साथ। जी जी। संजीदा नाटक था। जी 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 जी। फिर राज बिसारिया साहब ने हम उसके साथ हमने किया आधे अधूरे, वो भी बहुत संजीदा नाटक था। जी जी। ये सब करके जब मैं यहाँ पहुंचा था तो एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। मैंने एक सीरियल यहाँ किया था, जो कॉमेडी सीरियल था, गुणी राम। जी जी। गुणी राम में मुझे एक रोल दिया गया और मैंने उस रोल को जिस तरीके से मेरी स्कूलिंग थी, जब मैंने उस तरीके से किया तो वहां पे लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। तो धीरे धीरे ये जा रही, यार एक बड़ा अच्छा एक्टर है जो कॉमेडी बहुत अच्छी करता है, राकेश श्रीवास्तव। और सन 2002 में जब से सब टीवी शुरू हुआ, तब से कोई ना कोई कॉमेडी चैनल था, तब से कोई ना कोई सीरियल मेरा जिसमें मैं होता था वो आता रहा। जी जी जी। मैंने सोनपरी किया था, उसमें भी मेरा कॉमिक कैरेक्टर था। जी जी जी। मैंने पिया का घर किया जो कि डेली सोप था, उसमें भी मेरा कॉमिक कैरेक्टर था। लोगों को ये लगता था कि जैसा कि बहुत सही बात है, कॉमेडी करना आसान काम नहीं है। जी जी। अभिनय में संजीदगी के किरदार तो आपको कई बार मतलब साथ दे देते हैं चीजों को, लेकिन टाइमिंग होना, समय पे बोलना, हाव भाव प्रस्तुत करना। जी जी जी। तो मुझे मौका मिलता गया, मैं करता गया। उस समय भी मेरे चीजों की सराहना हुई। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब जी टीवी शुरू हुआ था तो उस जमाने में बाप रे बाप मेरा एक पहला सीरियल आया, जी जी जी, जिसके सिर्फ 17 एपिसोड हुए थे। जी। उसमें भी मैं धोंडू नाम का कॉमिक कैरेक्टर करता था। सन 2019 में मैं होली के दिन जब दिल्ली से मुंबई बाय एयर ट्रैवल करके आया, होली के दिन बहुत कम सवारी होती है फ्लाइट्स में आने के लिए, तो 3 ब्यूरोक्रेट नुमा जो लड़के होते हैं ना, 33-34 कॉर्पोरेट टाइप के, वो आ रहे थे मेरे साथ। उन्होंने रोका, एक्सक्यूज मी सर, आप एक्टर है ना? हाँ सर, वो आपका एक सीरियल आता था बाप रे बाप, जिसमें आप धोंडू का रोल करते थे। अरे वाह। आई एम टॉकिंग 2019, और वो आता था 1994 में। 25 साल पुरानी। तो आप अपने किरदार से पहचाने जाते हो। उस समय भी टाइमिंग तो रही होगी कुछ, तभी तो बच्चों को याद रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
बात ये थी कि जो आता हूँ लल्लन जी पे। जी जी। अश्विनी धीर जो हमारे इस नाटक, इस सीरियल के लेखक और निर्देशक हैं, जी जी। बहुत ही कमाल के राइटर। कॉमेडी में एक चीज बहुत जरूरी होती है कि हर कैरेक्टर जो है ना डिफाइंड होना चाहिए। जी जी। अगर कैरेक्टर्स डिफाइंड हैं तभी सिचुएशन में उनके साथ प्ले करने में आनंद आता है। जी जी। ठीक है, तो उन्होंने एक एक किरदार, चाहे वो मामा जी का हो, चाहे वो एलिजा का हो, चाहे मौसी का हो, चाहे वो सुरीली जो बोल नहीं पाती थी जी उसका हो, सारे किरदार इतने डिफाइंड लिखे थे। यहाँ तक कि जो हलवाई था सुत्ती लाल, उसका भी किरदार इतना बढ़िया लिखा था उन्होंने। निश्चित तौर और पे इत्तेफाकन थिएटर के ही बैकग्राउंड के लोग थे जो इन किरदारों को कर रहे थे, तो वो निखरता चला गया। जी जी। सीरियल 5.5 साल के करीब चला और उस समय जो रीच जो है ना ऑडियंस में ज्यादा होने लगी। जी 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 जी। उस वजह से ये सीरियल पॉपुलर भी हुआ। जब मुझे, अच्छा उससे पहले मैं 4.5 साल FIR करता था। हाँ जी जी जी। FIR में मैं अलग अलग किरदार करता था, हर तीसरे चौथे दूसरे एपिसोड में। तो 4.5 साल तब मैं अलग अलग किरदार करता था और मैं लापतागंज में एक स्टोरी करने आया था 5 एपिसोड की। जी जी जी। जब मुझे अश्विनी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, 2 सीरियल्स कर चुका था मैं। जब अश्विनी ने मुझे बुलाया इस कैरेक्टर को करने के लिए, तो उसने मुझसे कहा, राकेश जी ये कैरेक्टर जो है ना वो अपने आप को समझता तो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, लेकिन है नहीं। और ये ना जीजा किस्म का व्यवहार करता है। और जीजा जो तकिया कलाम उसी ने दिया था कि जो जीजा लोग होते हैं ना, फूफा लोग, वो कहते हैं ना हमसे किसी ने कहा ही नहीं, रूठ जाते बहुत जल्दी। तो बोला कि क्या करेंगे आप, कैसे, मतलब क्या बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। तो मैंने कहा देखो ऐसा करता हूँ, मेरे दूर के एक जीजा हैं, वो भी ऐसे ही करके बैठ जाते थे। जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता था वो करते नहीं थे। जी जी। तो मैं जो ये संवाद बोलूं अगर इस तरीके से, हमसे किसी ने कहा उसे बड़ा अच्छा लगा। जी। उसने कहा राकेश ये जेस्चर रखिएगा, ये बॉडी लैंग्वेज ना ये रखिएगा। फिर बोला कि वो ब्यूरोक्रेट समझता है, वो है नहीं। हम क्या करते हैं ना, हम जिंदगी से ही किरदार को लेते हैं, इसलिए एक्टर को अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। ठीक है, तो उस समय एक और किरदार मेरे जहन में आया लखनऊ के ही। वो मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, बड़े दुबले पतले से थे। उन्हें टाई के नॉट बांधना नहीं आता था। अच्छा। तो शादी में जो उन्होंने नॉट बांधी होगी ना, बांधी गई होगी ना, वो क्या करते थे, ढील करके निकाल के रख देते थे। और जब भी अगली शादी में जब भी जाना होता था, पहन के उसको टाइट कर लेते थे। धीरे धीरे उनकी टाई जो थी ना यहाँ तक पहुंच गई। तो बड़ा फनी लगता था। तो मैंने अश्विनी से कहा कि यार मैंने एक चीज देखी है, ये ऐसे ऐसे है और ऐसा करते। बोला राकेश जी वो टाई अगर छोटी करें पता नहीं। हमने कहा तुमने कहा ना कि ब्यूरोक्रेट समझता है लेकिन है नहीं, तो कहीं कुछ। तो बोला ठीक है करिए, देखते हैं, अगर ये चीज एक्सेप्ट हुई तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो लंबी कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल। मैंने एक बात और कही, ये भी मैं अपने एक्टर दोस्तों से कह रहा, एक्टर चीजों को कैसे कैरी करता है, जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। तो मैं उस टाई को किस तरह से कैरी करूंगा अपने जेस्चर से, संवादों से, वो बहुत जरूरी होता है। जी, और 5 दिन के बाद 5 एपिसोड जो मेरा आया, उसमें पूरा किरदार इतना पसंद किया गया कि मैं लापतागंज का एक परमानेंट हिस्सा हो गया, जो सिर्फ एक कहानी करने गया था, अतिथि तुम कब जाओगे। ये भी बड़ी रोचक बात है सर कि आप मात्र 5 एपिसोड के लिए गए थे और फिर 5.5 साल तक रुके रहे वहां। 5 साल मैंने किया, हाँ 6 महीने बाद गया था। अब ये स्वाभाविक है। तो मतलब मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि मैं 10 एपिसोड का कैरेक्टर करने गया हूँ और मैं वहां पे साल भर करके आया हूँ। ये पहले भी ऐसा हो चुका है। जी 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 जी। आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरह से करें, आप अपने किरदार को 100% दें जैसा कि लेखक ने लिखा है
और जैसा निर्देशक चाहता है उसी फ्रेम में रह के तो कई बार कई चीजें क्लिक कर जाती है। जी 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 जी। ये टेलीविजन में पॉसिबल है, नहीं करना, उसमें एडिट होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन टेलीविजन में अगर आपने अपना किरदार अच्छा किया जी जी जी। और वो ऑडियंस ने आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरी संभावना है कि वो आगे तक जा सकता है। और मेरे जी, साथ लापतागंज में वही हुआ। जी। तो ये तो सर आपकी सफलता की कहानी रही कि कैसे लापतागंज में आपको रिकॉग्निशन मिला, लेकिन मुंबई पहुंचने और ये लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ने, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष रहा होगा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। कैसे अपने आप को, अपने काम को उचित मुकाम पे, उचित पड़ाव पे, उचित पटल पे रखा जाए, वो कैसा अनुभव रहा सर? वो संघर्ष के दिनों की बात बताइए और कैसे पहला ब्रेक मिला? जब मैं मुंबई आया तो मेरे गुरु श्री अनुपम खेर साहब आ चुके थे जी और वो यहाँ पे स्टार बन चुके थे। जी जी जी। मैंने उन्हें कम्युनिकेट किया, उनके पास गया जी। मैंने उनसे कहा सिखा तो दिया आपने वहां पे मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब वो गुरु मंत्र दीजिए कि शहर में मैं कैसे काम करूं। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही जी। राकेश, ये कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं फलाना किताब पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। जी। हाँ, जो मैंने तजुर्बा हासिल किया है वो मैं तुमसे शेयर करता हूं। जितने प्रोडक्शन हाउस में तुम सेंध मार सकते हो, घुस सकते हो, जहां भी तुम्हें जरा भी अच्छा काम मिले वो करो, और 1-to-1 प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्टर से, राइटर से अपना संबंध बनाओ अपने काम के जरिए। जितना ये तुम कर ले जाओगे ना, उतना तुम उन प्रोडक्शन हाउस पे हो जाओगे और उतना तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अपना स्वभाव अच्छा रखो, अच्छा काम करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको काम की जरूरत है, इन्हें भी अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे कर्म वाले अभिनेताओं की जरूरत है। जी जी जी। तो जितना आप संबंध बनाते चलोगे उतना आपका भला होता जाएगा। जी जी जी। और विजित, मैंने आज तक अपने गुरु की इस बात को, इस गुरु मंत्र को गांठ बांध के इस्तेमाल किया है। जी जी। और यही कारण है, ये भी एक कारण है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी जी। बाकी एक बात सुनो, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पिताजी से कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में आना है, मेरे पिताजी तो एग्री कर गए। आज मैं जो हूँ उन लोगों की बदौलत हूँ। कई लोग होते हैं जिनके पिताजी, माताजी, उनकी परिस्थितियां, उनके कई और चीजें जो उन्हें मजबूर करती हैं कि वो वहां यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। और उनमें से जो लोग पहुंचते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं। कि सबको पता है यहाँ संघर्ष है, ये कोई नई बात नहीं है, और हर क्षेत्र में संघर्ष है। जी जी जी। एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट भी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट भी पास होने के बाद जब बाहर निकलता है वो भी संघर्ष करता है, प्रयास करता है। संघर्ष से ज्यादा अच्छा मैं प्रयास, पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करना उचित समझता हूँ। प्रयास करता है। जब आप आते हो तो आप एक बिगिनर होते हैं। मैंने भी किया, मुझे भी बहुत से मेरी शक्ल देख रहे हो, यहाँ पे उस जमाने में चॉकलेटी हीरो की शक्ल हुआ करती थी। भैया कहाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिलने वाला, 5 फुट 4 इंच का ऐसी शक्ल वाला अभिनेता कैसे स्वीकार होगा। तो जब मैं प्रोडक्शन हाउस में जाता था या किसी स्टूडियो में जाता था ना, मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे, मुझे टेक्नीशियन समझते थे, मुझे अंदर जाने देते थे। ये बात अलग है कि अंदर जाने के बाद मुझे बाहर कर दिया जाता था, चलो बहुत आते तुम्हारे जैसे। लेकिन मैं सतत प्रयास करता रहा। उस सतत प्रयास का एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जी जी। हर अभिनेता की, शायद ये तुम्हारा प्रश्न भी हो सकता था जो मैं ही बोल देता हूँ, हर अभिनेता की इच्छा होती है जब अपने शहर से आता है ना कि मैं फला डायरेक्टर के साथ काम करूंगी, मेरी इच्छा है। जी जी। मेरी भी इच्छा थी 2 डायरेक्टर्स और 2 अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स। ये कमाल की बात। एक थे
श्याम बेनेगल जी 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 और दूसरे रमेश सिप्पी जी। जी जी इन दोनों के साथ काम करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। जी तो रवि केमू साहब जो जब मैं इंटर्न कर रहा था बीएनए में पढ़ाते थे, वो यहाँ आ चुके थे। मैं उनसे मिला उन दिनों, वो देख भाई देख कर रहे थे आनंद महदूर जी के साथ। वहां मैं उनके साथ जुड़ गया, मुझे काम करने का मौका मिला। मैं लगातार, मैंने अगर 57 एपिसोड का सीरियल है तो मैंने 28 कैरेक्टर्स किए उसमें। अरे वाह। देख भाई देख में। जी जी फिर जब वो श्याम बेनेगल जी के साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने मुझे वहां जोड़ लिया। मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया। जी 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 लेकिन मेरा कोई माने लिंक रमेश सिप्पी साहब जी के यहाँ नहीं था। जी 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 और अभिनेताओं की तरह मैं जाता रहता था, अपनी तस्वीरें देता रहता था, बायोडाटा वगैरह उस जमाने में लेते थे। अच्छा, उस जमाने में कास्टिंग डायरेक्टर ये सब नहीं होते। जी जी वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठती थी, एक्सक्यूज मी मैं एक्टर हूँ, आप अपना रख दीजिए, फोटो बायोडाटा रख दीजिए, जब आपको बुला लेंगे। वहां पर एक सरदार जी हुआ करते थे जी जो कि उनके प्रोडक्शन इंचार्ज थे। जी जी मैं जब भी जाता था, हर महीने 2 महीने में चक्कर लगाते, क्या हुआ, मौका, भगा देते थे। अब बोला ना तुमको जब तुम्हारे लायक काम होगा तो बुला लेंगे, तो मैं चला आता था। अब चूंकि मेरी इच्छा थी, मैं जाता रहता था। जाते जाते मुझे 4 साल हो गए, मुझे काम नहीं मिला। एक बार मई के महीने में दोपहर में करीबन 1:30-2 बजे मैं वहां पहुंचा और मुझे सामने वही सरदार जी बैठे हुए थे और मुझे देखते मुझ पर भड़क गए। अरे कितनी बार बुलाया ना तुमको कि जब होगा तुम्हारे लायक काम तो बुलाएंगे तुमको, जाओ। मैं भैया बाहर निकला, वहां पे और भी लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। निराश हुआ, बाहर आया, वो चौराहे पर एक दुकान पे चाय पी, पानी पिया और फिर मैंने सोचा मन में, लगता है संयोग नहीं है फिलहाल मेरा काम करने का इनके साथ। एक काम करते हैं, कुछ महीनों का गैप ले लेते हैं, फिर आएंगे, या जब पता चलेगा यहाँ कुछ ऐसा काम होने वाला है फिर आएंगे। मैं नहीं गया। उस दौरान आनंद महदूर जी के साथ मैं लगातार कई सीरियल्स करता रहा। अचानक, अच्छा, पीपी नंबर हुआ करता था टेलीफोन का, मोबाइल नहीं था। मेरे पड़ोस में फोन था तो पीपी नंबर था। बोला राकेश तुम्हारा फोन आया है। मैं भाग गया, मैं कहा हेलो कौन, राकेश श्रीवास्तव? मैं कहा जी, मैं रमेश सिप्पी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। अरे वाह। कहते हैं ना फिल्मों में कि फोन हाथ से गिर गया। जी जी मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ। जी 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 हाँ, बोलिए बोलिए। राकेश जी, आप कल 11 बजे आ सकते हैं, सिप्पी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अरे मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। मैं 11:15 बजे वहां पहुंच गया, लेकिन अंदर नहीं गया, डर के मारे। जी जी कई सरदार जी मुझे देख के फिर डांटे नहीं। ठीक 11 बजे मैं अंदर गया। जी जी और वही हुआ जिस बात का डर था। सरदार जी मिल गए। सरदार जी ने मुझे बहुत कसके आटा। कमाल करते हो यार तुम लोग, जब तुम लोगों की जरूरत होती है तब तुम लोग आते ही नहीं हो, 6-6 महीने तक गायब रहते हो। तो बताओ, इस समय एक नया सीरियल शुरू हो, तुम आए नहीं। लेकिन इस बार उन बुजुर्ग का गुस्सा, उनकी डांट मुझे बहुत अच्छी लगी। जो पिछली बार मैं निराश होकर निकला था कि आज इसलिए डांट रही कि मैं इतने दिनों तक आया नहीं। जाओ सिप्पी साहब, तुम मिला जाते, बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनके साथ एक सीरियल किया, क्राइम टाइम, उस समय 26 एपिसोड किए DD2 के लिए। तो मैं ये कहना चाहता था कि आपको धीरज भी रखना पड़ता है, यहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। तो मेरी वो इच्छा भी पूरी हुई जिस दूसरे डायरेक्टर के साथ मैं काम करना चाहता था। जी जी सर, इतने वर्ष हो गए मुंबई में रहते हुए और लोकप्रियता का जो शीर्ष होता है वो भी आपने देखा और लगातार क्रियाशील है। तो क्या मुंबई में रहते हुए भी सर ऐसा संयोग बना कि रंगमंच से जुड़ाव बना रहे, या इतनी व्यस्तता रही कि रंगमंच के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हुआ? शुरू के दौर में मैंने नाटक किए यहाँ पे। जी जी मेरे यहाँ पे चूरन डॉट, चीन की हसीना,
हमारे भारतीय नाट्य केंद्र के जो अतुल तिवारी हैं उनके साथ मैंने यहाँ किया, सुष्मिता मुखर्जी, राजा बुंदेला के साथ मैंने रोशोमोन किया, अन्नू कपूर, आलोक नाथ जी के साथ, नीना गुप्ता भी थी उसमें, प्लस मैंने उस जमाने में लैला मजनू किया नाटक। बाद में मैंने शुभा खोटे जी हैं उनके साथ जब मैं ये कर रहा था देख भाई देख, तो मेरे अच्छे मधुर संबंध हो गए थे शेखर सुमन के साथ और भावना बलसावर के साथ, तो हम लोगों ने मिलकर 2 नाटक उनके साथ किए। ये सब हम करते रहते थे। उस समय क्या था ना कि उस समय वीकली सीरियल्स होते थे, महीने में 8 से 10 दिन 8 एपिसोड की शूटिंग हुई, वैसे वीक हुआ तो 15 दिन शूटिंग हुई, ऐसा होता था। लेकिन बाद में जब डेली सोप्स वगैरह शुरू हुआ ना, तो हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि हमें 9 से 9 बजे तक काम करना पड़ता था। और मैं इतना तो नहीं पॉपुलर था कि आपको आपके साथ लोग डेट्स एडजस्ट करें, मेरा शो है मुझे जाने दे वहां पे। अच्छा, हर एक को अपने ही काम की प्रायोरिटी होती है, भाई देख लो अगर तुमको नाटक करना है तो फिर बोल दो, हम तुमको निकाल के रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके की बातें होने लगी। तो शुरू के दौरान में मैंने नाटक किए यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता गया और डेली सोप्स वगैरह, फिल्म्स वगैरह शुरू हुई, तो फिर आपको वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करता था। यहाँ भी मैंने शुरू के दौर में जब काम कम होता था तो मैं स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में करता रहा। ये मेरा नाम हो गया कि राकेश जी एक अच्छे थिएटर के वर्कशॉप्स लेने वाले हैं, तो मुझे लोग बुलाने लगे। यहाँ पे जो थिएटर के ग्रुप्स होते थे वो बुलाने लगे। आज भी मैं, जैसे बीएमएम के क्लासेस होते हैं, वहां पर मैं एज ए सेलिब्रिटी टीचर बुलाया जाता हूँ, मैं जाता हूँ। 2-3 ग्रुप्स हैं, यात्री ग्रुप है हमारे ओम कटारे का, वो जब भी करते हैं 20 दिन की वर्कशॉप करते हैं, उसमें 3 दिन मैं जाता हूँ। तो मैं जो थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी चीजें थिएटर की इस तरीके से वहां पे शेयर करता हूँ। और 2-3 दिन जो होते हैं या 5 दिन, जितना वक्त मिलता है, मैं अपने आप को रिवाइज करता हूँ। सिर्फ उन्हीं को नहीं देता हूँ, उनसे भी लेते हैं। अब संबंध है, मैं यहाँ पे हिंदी थिएटर देखता हूँ, हिंदी नाटक देखता हूँ, अंग्रेजी देखता हूँ, गुजराती क्योंकि मुझे आती है, मराठी मुझे आती है। मैं ये अलग अलग तरीके के जो भाषाओं के नाटक है वो देखता हूँ, या म्यूजिक कंसर्ट्स होता है वो देखता हूँ। 3 फरवरी को उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब की पुण्यतिथि पे, जब से वो गुजरे हैं, जाकिर हुसैन साहब हर साल म्यूजिक का कॉन्सर्ट रखते हैं। मैं हर साल वहां जरूर जाता हूँ। संगीत से जो हमारा एक जुड़ाव है, इस तरीके से थिएटर कर तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देख तो रहा हूँ अच्छा, और लोगों से शेयर कर रहा हूँ बतौर अभिनेता थिएटर की चीजों को। सर, जब भी आप लखनऊ आते हैं अभी भी, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी जरूर आते हैं। हाल के दिनों में भी आप आए थे लखनऊ, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी मिलने आए। तो कैसा एक अनुभव होता है सर, जहाँ जिस परिसर में इतने वर्ष गुजारे हों, जिस संस्थान के साथ इतने वर्ष गुजारे हों, वहां वापस आना, उन स्मृतियों को जीना, वो अनुभव कैसा रहता है सर? एक बेटी शादी के बाद जब अपने मायके वापस जाती है तो उसे कैसा अनुभव होता है? आहा, क्या बात है सर। बहुत कुछ आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया आपने। अभी मैं गया था 22 दिसंबर को मैं वहां फिल्म करने गया था मलिहाबाद में, सरकार की सेवा में। तो वापसी के टिकट जो है ना, मेरी जितनी दिन शूटिंग हुई, तो मेरे चाचा वहां रहते हैं लखनऊ में, मेरी बहन रहती है, तो मैंने प्रोडक्शन से कहा था जिस दिन मेरा काम खत्म होगा 2 दिन के बाद का टिकट वापस करना मेरा। क्यों? क्योंकि बहन के पास भी जाऊंगा और चाचा के पास भी जाऊंगा, और भले 1 घंटे के लिए सही भारतेंदु नाट्य अकेडमी जाऊंगा। मैंने गुप्ता जी को फोन कर दिया था, गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ। बोला आपका स्वागत है, कभी भी आप आइए। मेरा थोड़ा टाइम का आगे पीछे होगा, वो जरा आप संभाल लीजिएगा। बोला आप जब भी आएंगे उस समय से उस क्लास को हम रोक के आपके 7 लोगों को बिठाएंगे, समय देंगे जितना भी आप समय दे सकेंगे। और गुप्ता जी ने ऐसा किया। क्या बात है। मुझे अच्छा लगा।
जी 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 जी। सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी की जो नई खेप तैयार हो रही है, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्हें इसके आगे जीवन की एक नई यात्रा शुरू करनी है, उनके लिए सर क्या सुझाव देंगे? आगे के लिए क्या मार्गदर्शन होगा आपका? क्योंकि एक बहुत लंबा अनुभव समेटे हुए हैं आप खुद में, उनके लिए कुछ सुझाव। मैंने शुरू में ही कहा था कि भारतेंदु नाट्य अकादमी हमारे लिए एक गुरुकुल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, देने वाला तो देना चाहता है, उसके पास आज जो लोग हैं वहां पे, उनके पास शिक्षा के साथ साथ तजुर्बा भी है। जी जी। जैसा कि मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो लोग भी शिक्षक प्रोफेशनल फील्ड में, यही सबसे बड़ी चीज होती है। जी जी। ये 2+2=4 हर जगह नहीं होता है, जी हमारे क्रिएटिव फील्ड में तो उनका तजुर्बा होता है साथ में। तो मेरी मैंने गुजारिश है अपने सारे दोस्तों से, जो मेरे छोटे हैं, मेरे अनुज हैं, कि जितने भी समय तक आप रहे वहां, एक एक पल को इस्तेमाल करें। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है हमारी, इतनी सारी किताबें हैं। मैं क्या करता था, मैं राजाजीपुरम में रहता था, बस से आता था, तो मैं रोज एक नाटक वहां से निकलवा लेता था। 1 घंटे पहले आकर खड़ा हो जाता था बस स्टैंड पे, ताकि मुझे बैठने की जगह मिल जाए, और 1.5 घंटे के सफर में मैं वो नाटक पढ़ के बाकी का खत्म करके अगला नाटक लेके आता। अरे वाह। तो मेरा क्या कहना है, और भी किताबें हैं, प्लीज ये 2 साल का समय जो होता है ना शिक्षा का, या जो इंटर्नशिप करते हैं 3 साल का समय बहुत कम होता है। उस समय को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। जितने भी बाहर के टीचर्स आते हैं, जैसे हम जैसे बीएनए के लोग जाते हैं, अतुल भी जाता है, जितने लोग भी जाते हैं, उन सब के साथ बैठे समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें। जी जी जी। जब आप वहां से निकल करके इस अथाह समुद्र में आते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप तो चिड़िया के छोटे बच्चे हैं, जो कि अभी उड़ना सीख रहा था और आसमान में छोड़ दिया गया है। जी 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 जी। यहाँ की जो उड़ान है वो इतनी आसान नहीं है। जी जी। तो इसलिए प्लीज सारे नकारात्मक चीजों से दूर रह के पॉजिटिविटी को लेकर के जितना ज्यादा से ज्यादा आप समय का वहां पे इस्तेमाल कर सके वो करें। क्योंकि बाहर निकलने के बाद क्या होता है मालूम है? बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप यहाँ पे आते हैं, आप कैमरे के सामने खड़े किए जाते हैं ना, तो हर घंटे में लाखों रुपए खर्च होता है प्रोड्यूसर का। बिल्कुल। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो आप निकाल दिए जाएंगे। और इंडस्ट्री बहुत छोटी है। राकेश श्रीवास्तव का कि एक्स बीएनए का लड़का है, बहुत अच्छा है, काबिल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप सामने खड़े होंगे, अपने को साबित करेंगे अपनी तैयारी के द्वारा, तभी आप स्वीकारे जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे इसलिए अपनी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और वोकली तैयारी पूरी तौर से करके आए। अपने को उतना समय दें। जी जी। तभी आए। और वो 2 साल या कुछ लोगों को 2 लोगों को 3 साल मिलता है ना, बहुत बहुत सब जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उस समय को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। जी जी। ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां से निकलने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। जी जी जी। सर, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की ये पहल है रंग समागम 2020। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा इस तरह का ये पहला प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के बारे में सर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। मैं जितेंद्र कुमार जी का और गुप्ता जी का आभारी हूँ कि उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकादमी के ये एक शुरुआत की, वेबिनार की, रंग समागम। क्यों? क्योंकि अभी देखिए ये जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, उसमें हमारे जो अभी के विद्यार्थी वो भी घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन
इस कार्यक्रम के द्वारा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो इतने सारे तजुर्बेकार लोगों का जो तजुर्बा है वो उन तक इस वेबिनार के द्वारा पहुंच रहा है, और हमें भी अपने घर से जुड़ने का, जो मैंने कहा अपने मायके से जुड़ने का जो मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमारे इस आग्रह को स्वीकारने के लिए, रंग समागम 2020 को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और आपकी जो इतनी खूबसूरत रोचक यात्रा रही है भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ, और आपकी अपनी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां रही हैं उसके साथ, उसको हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में और इसके आगे भी आप सब परिवार स्वस्थ रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और यूं ही आपका सफर रोचक बना रहे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंग समागम, थैंक यू गुप्ता जी, जितेंद्र कुमार और विजित।